नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि जिनका भी मुख्य हिंदी, ठीक है, उनको जो SY BA सेमेस्टर 3 BA शैम 3 में उनको 3 पेपर आएंगे जिनका भी मुख्य हिंदी। आगे हमने जो वीडियो बनाए थे वह मुख्य अंधेर नगरी जो है वह मुख्य और गौण दोनों में आ रही थी, मगर यहाँ पर यह जो है पेपर नंबर CEHN 307 जिनका भी मुख्य हिंदी है उनके लिए, गौण वालों के लिए यह नहीं है। तो जिनका मुख्य हिंदी है उनके कुल जो हिंदी के पेपर 3 पेपर है उनमें से एक जो और कोई लेगा और बाकी 2 पेपर है जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए CBSE 2016-17 से जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो द्वितीय वर्ष यानी कि SY BA में जिनका मुख्य है उनका तृतीय सत्र यानी सेमेस्टर 3 में जो पेपर है CEHN 306 मुख्य, जिनको हम और पेपर 7 भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल और निर्गुण भक्ति काल आपका पेपर है। हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी हमें जो इतिहास है वह 4 विभाग में है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उनमें से हमें किसका आदिकाल और निर्गुण भक्ति, भक्तिकाल में भी सिर्फ और सिर्फ निर्गुण भक्ति की ही हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य संपादक कौन है? तो पूर्णचंद्र टंडन, प्रकाशन राजपाल एंड सन्स, दिल्ली। तो यहाँ पर जो आपका है पेपर नंबर 307 उसमें देखिए अलग अलग विभागों में आपका पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसको जो पहला यूनिट है इसको नाम दिया है आदिकाल, ठीक है। तो आदिकाल में पहले यूनिट में हमें किन किन बातों की चर्चा करनी है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की समस्या। अब देखिए पहला मुद्दा होगा हमारा नामकरण की समस्या। तो आदिकाल के कौन कौन से नामकरण बताए गए हैं और जो नामकरण दिए गए उन पर सभी विद्वान एकमत हुए हैं या नहीं हुए? अगर वह सहमत नहीं है तो उन्होंने कौन कौन से उस नामकरण में कमियां बताई है, उस चीज की हमें चर्चा करनी है। तो यानी नामकरण की समस्या और परिस्थितियों का परिचय। तो यानी उस समय जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां थी या साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का यहाँ पर कितना प्रभाव पड़ा है या उसका असर हुआ है, तो उन परिस्थितियों के असर के बारे में भी हमें चर्चा करनी है। यहाँ पर देखिए मुख्य रूप में जो बातें स्पष्ट नहीं हुई है तो वह देखिए नामकरण। तो पहले हमें यह पता लगाना होगा कि भाई हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जो नामकरण होता है वह किन किन आधारों पर नामकरण होता है। तो पहले अगर हम यह बात समझ लेंगे कि किन किन आधारों पर नामकरण होता है तो आगे भी देखिए आप जो भी होगा सेमेस्टर 3 है अभी, फिर सेमेस्टर 4, 5, 6, ठीक है। तो नामकरण किन किन आधारों पर होता है वह आपके लिए जरूरी है। यूट्यूब पे नामकरण के ऊपर जो भी चर्चा हुई है वह लिंक मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि वह जानना जरूरी है। हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में क्या है नामकरण की समस्याओं की चर्चा करना है, ठीक है, नामकरण के आधार पर चर्चा करनी, मगर नामकरण किन किन आधारों पर होगा या रखा जाता है उसकी चर्चा अगर जरूरी होगा तो मैं भी करूँगा, नहीं तो जो अच्छी चर्चा यूट्यूब पर कहीं रखी होगी तो वह आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि सिलेबस में नहीं है मगर फिर भी आपकी जानकारी के लिए वह मैं आपको लिंक दूंगा। उसके बाद जो हम प्रथम चर्चा करेंगे किसके? तो नामकरण के समस्या की, कौन कौन से नामकरण हुए और नामकरण में कौन कौन सी समस्याएं हुई है। उसके बाद
देखिए दूसरा जो दूसरी बात की चर्चा करनी है वह क्या है, परिस्थितियों, जो उसकी परिस्थितियाँ है, राजनीतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक या साहित्यिक है, उन परिस्थितियों की हमें चर्चा करनी है। उससे भी देखिए ये जो चर्चाएं हैं उनसे पहले हमें दो चर्चाओं की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको कहा कि नामकरण किन किन आधारों पर होता है, और दूसरा जो है तो वह चीज़ आपको याद रखनी है, उस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किन किन लेखकों ने लिखा है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर जिन जिन साहित्यकारों ने या विद्वानों ने जो साहित्य लिखा है उनके कौन कौन से साहित्य का निर्माण हुआ है, कौन कौन से वर्ष में हुआ है, उसमें कौन कौन सी बातें मुख्य है, वह जो जरूरी बातें होगी उसकी चर्चा में अलग से वहाँ पर जो ज़्यादातर आपको एक एक वाक्य में पूछा जाता है, तो वह बात मैं स्पष्ट करूँगा। उसके बाद देखिए आदिकालीन प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ। अब पहला है नामकरण की समस्या, दूसरा परिस्थितियाँ, और तीसरा प्रश्न कौन सा है, आदिकाल के प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। तो अलग अलग जो विशेषताएं, अलग अलग जो प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों की भी हमें चर्चा करनी है। उसके अंदर जो मुख्य बातें हैं कौन कौन सी, तो जो अलग अलग साहित्य आते हैं उन प्रवृत्तियों में, तो उसमें है रासो साहित्य, रासो साहित्य की विस्तृत चर्चा। कभी कभार यह जो है आदिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ उसकी जगह कौन सा, तो रासो साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कीजिए, ऐसा भी आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको वह जानकारी भी होनी चाहिए, तो उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद हमको अगला जो है पॉइंट है हमारा वह कौन सा है, सिद्ध साहित्य। ठीक है, रासो साहित्य भेद, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। जो यह संप्रदाय है उस समय जो आदिकाल में उनका भी प्रभाव आदिकाल के ऊपर पड़ा है, तो वह ये दोनों सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य इसकी भी चर्चा करनी है। उसके बाद जैन साहित्य, उस समय जैन साहित्य में कौन कौन से साहित्य का निर्माण हुआ था, कौन कौन सी कृतियों का निर्माण हुआ था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और लौकिक साहित्य, तो यानी यह जो लोक बोलियाँ है, लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, तो उनमें कौन कौन सी लोक कथाओं का उल्लेख मिलता है या रचना हुई है, तो उसकी भी चर्चा हमें करनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर इन सारी बातों को हमें कहाँ पर यूनिट 1 में देखना होगा। देखिए यह जो है यूनिट 1 आगे जब हम बात करेंगे कि प्रश्न पत्र किस प्रकार का होता है, तो वहाँ पर एक यूनिट नंबर 1 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हुआ हमारा पहला यूनिट। उसके बाद हमें चर्चा करनी है जो हमारा दूसरा यूनिट है, उसमें आता है कौन सा, निर्गुण शाखा। अब देखिए पहले जो था वह कौन सा था, आदिकाल, और यहाँ पर जो है निर्गुण शाखा किसमें आती है, तो भक्ति काल में आती है। तो भक्ति काल में जो मुख्य दो शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, ठीक है, तो उनमें भी दो दो शाखाएं, निर्गुण भक्ति में भी 2 शाखाएं, सगुण भक्ति में भी 2 शाखाएं, तो उन दोनों की चर्चा करनी। मगर हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि भक्ति काल में यह जो 2 काव्य प्रवृत्तियां या यह जो है शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण, तो इस समय जानकारी होनी चाहिए कि भक्ति काल में जो दूसरा काल है वह भक्ति काल है, उसमें से 2 शाखाएं हैं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, और उनमें भी 2 शाखाएं हैं। निर्गुण में आएगी तो कौन सी, ज्ञानश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण में आएगी राम मार्ग और कृष्ण मार्ग। तो यहाँ पर हमें सगुण भक्ति का ध्यान रखना है, मगर उसकी विस्तृत चर्चा हमें करनी नहीं, हमें चर्चा करनी है इसके। तो देखिए पहले निर्गुण भक्ति का स्वरूप और उसकी विशेषता है, जिस प्रकार हमने आदिकाल की स्वरूप और उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं वही बातें हमें यहाँ पर निर्गुण भक्ति का स्वरूप और उसकी विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। तो यह
यानी सूफी मार्ग। तो इसको अलग अलग नामों से दिया गया है। तो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, दोनों की प्रवृत्तियां, किसकी, ज्ञान मार्ग की और प्रेम मार्ग की, तो उनके प्रवृत्तियों की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो दूसरा यूनिट है उसमें से भक्ति मार्ग का जो एक विभाग है निर्गुण शाखा, और हमें यहाँ पर दूसरे यूनिट में किसके, तो निर्गुण शाखा की चर्चा करनी है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा यूनिट समाप्त होता है। जो हमारा तीसरा यूनिट है वह कौन सा है, तो कवि एवं कृति। तो कवि एवं कृति में देखिए कि किस प्रकार तीसरे यूनिट में हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज रासो, हमने आगे देखा कि किस प्रकार पृथ्वीराज रासो, जो रासो साहित्य है उसमें कौन से पृथ्वीराज रासो आएंगे, उसकी चर्चा हमें करनी है। उसके बाद कबीर तो हमने ज्ञान मार्ग में निर्गुण भक्ति में देखा, कबीर जो मुख्य कवि है तो उसकी चर्चा करनी है। उसके बाद हमने मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेम मार्ग सूफी मार्ग है तो उसके मुख्य कवि है, उसकी मुख्य रचना है, उसके पद्मावत की हमें चर्चा करनी है। और आपने पहले यूनिट में देखा होगा कि लौकिक साहित्य की चर्चा हुई थी। तो यहाँ पर जो चांडायन है जो रचना है वह किसमें, लौकिक साहित्य में आती है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीसरे यूनिट में हमें 4 कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। एक कृतियाँ है और एक कवि परिचय, जो कबीर का कवि परिचय है उसकी हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह जो सारे आपको जो संदर्भ ग्रंथ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, उसके बाद देखिए कि हमें उसका जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र को खास ध्यान में रखना है। तो जो प्रश्न पत्र होता है उसमें से जो पहला प्रश्न है, जो प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है, तो उसमें आपको क्या करना है, तो जो प्रथम यूनिट था उसमें से आपको जो नामकरण की समस्याएं हैं, परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, यह तीनों जो है वह आपको निबंधात्मक प्रश्न यानी आप यूनिट 1 में से प्रथम प्रश्न जो 20 मार्क्स का होगा, निबंधात्मक होगा, वह आपको पूछा जाएगा। अब जो प्रश्न नंबर 2 है वो भी निबंधात्मक है। ठीक है, हमने देखा कि अंधेर नगरी में जो दूसरा प्रश्न था वह क्या था, ससंदर्भ था, मगर यहाँ पर जो होगा वह होगा निबंधात्मक प्रश्न, यानी दूसरा भी कौन सा होगा, निबंधात्मक प्रश्न होगा। तो देखिए दूसरे जो यूनिट में जो निबंधात्मक प्रश्न होगा वह आपको दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। तो वहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, तो निर्गुण भक्ति का स्वरूप, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, ठीक है, संत साहित्य और सूफी साहित्य, उनके आधार पर उनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, यहाँ विशेषताएँ हैं, यहाँ लाक्षणिकताएँ हैं, वह पूछी जाएगी। तो यानी आपको निर्गुण काव्य की प्रवृत्तियाँ और यहाँ ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग की प्रवृत्तियाँ पूछी जाएगी। तो वो भी कितने 20 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा। और उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आता है, वह प्रश्न कौन सा है, तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमने जो मैंने आपको आगे दिखाया था कि किस प्रकार जो 4 कृतियाँ हैं, पृथ्वीराज रासो, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी और चांदायन, तो ये जो 4 कृतियाँ हैं आपको शॉर्ट नोट्स में यानी संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछी जाएगी। एक टिप्पणी 10 मार्क्स की होगी और एक के अथवा में, एक अ के अथवा में अ, ब के अथवा में ब। तो यानी यह जो 4 है, पृथ्वीराज रासो, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी और चांदायन, इन 4 कृतियों को हमको शॉर्ट नोट्स के रूप में देखना है। तो 20 मार्क्स का पहला निबंधात्मक प्रश्न, 20 मार्क्स का दूसरा निबंधात्मक प्रश्न, 10 मार्क्स की 2 संक्षिप्त टिप्पणियाँ, और जो आपका चौथा प्रश्न होगा वह होगा एक वाक्य या वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उसको आपको रिक्त स्थान की पूर्ति, सही गलत या सही विकल्प चुनिए, यहाँ एक वाक्य, इसमें ऐसे 10 प्रश्न एक वाक्य में पूछे जाएंगे।
जाएंगे। तो यह जो आपका पूरा ढांचा होगा वह आपको पहला प्रश्न 20 मार्क्स का, दूसरा प्रश्न 20 मार्क्स का, तीसरा प्रश्न जो संक्षिप्त टिप्पणी है 10-10 मार्क्स की 2 यानी 60, और चौथा प्रश्न होगा वह आपको 10 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से यह जो आपका पूरा जो पेपर नंबर 307 जो मुख्य वालों के लिए है इस प्रकार का रहेगा। तो उसमें जो आगे जो जरूरी है, मैंने कहा था आपको कि नामकरण किन किन आधारों पर होता है, या कौन कौन हिंदी साहित्य के ऊपर किन किन विद्वानों ने अपनी रचनाएं की है, तो उन रचनाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो वह भी आपको जो जितना भी एक एक वाक्य के लिए जरूरी है वह मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद मैं आपको जो नामकरण किन किन आधारों पर होता है उसकी लिंक होगी तो वह भेज दूंगा। और उसके बाद PDF फाइल के माध्यम से जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर जितनी भी रचनाएं हुई है उन रचनाओं की जो जरूरी बातें हैं उन बातों की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है नामकरण की समस्याएं हैं या उसकी परिस्थितियाँ हैं या उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, उसकी चर्चा जो पहला यूनिट है और उसकी चर्चा हम अगले वीडियो से करेंगे। आशा रखता हूँ कि अभी जो मैंने बात की है वह आप सरलता से समझ गए होंगे।